गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे ब्रिटिश संविधान को लेकर के, और अपन ने ब्रिटिश संविधान से संबंधित बहुत ही जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी उनके बारे में अपन ने प्रीवियस क्लासों में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है। आज की इस क्लास में अपन एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो भी ब्रिटिश संविधान से ही संबंधित है। और ये जो क्लास जो है अपनी, ये बीए पार्ट द्वितीय वर्ष की। आज अपन शुरू करेंगे मंत्रिमंडल को लेकर के, अर्थात मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री दोनों ही आते हैं इसमें। प्रधानमंत्री, लेकिन आज की क्लास में अपन केवल और केवल मंत्रिमंडल पे चर्चा करेंगे और अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश संविधान में जो अपन अध्ययन करते हैं उसकी जो शासन व्यवस्थाओं का जो स्वरूप जो है उसको अपन जब देखते हैं तो उसमें अपन मंत्रिमंडल है उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या संरचना है, उसका किस प्रकार से विकास हुआ है, उन सब बातों को लेकर के अपन आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रीवियस क्लास पे जाकर के ये देखेंगे, प्रीवियस क्लास के बारे में जब मंथन करेंगे, तो मैंने आपको जब ब्रिटिश संविधान के विकास के जब चरण बताए थे, और विकास के जब चरण मैंने बताए थे तो उस समय मैंने ये भी बताया था कि एक चरण के अंदर मैंने ये बताया था कि उस समय मंत्रिमंडल का उदय होता है, आपको ये याद होगा। और उस समय मैंने कबाल नाम से, इसको अपन संयुक्त रूप से जो नाम दिया गया था वो था कबाल, इसकी अपन चर्चा की थी। तो यहां से इसका एक जो प्रारूप है कि किस प्रकार से इसका उदय होता है वो अपने को यहां देखने को मिलता है। मैं इसकी चर्चा भी करूंगा, लेकिन इससे पहले जब अपन मंत्रिमंडल का अध्ययन करते हैं तो उससे पहले वहां एक प्रीवी काउंसिल का जो अध्ययन है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि अपने को यहां देखना है मंत्रिमंडल के साथ अपन जब इसकी चर्चा करते हैं तो इसको अपन मंत्री परिषद के रूप में लेंगे। मंत्री परिषद, यहां अपन इसको मंत्री परिषद के रूप में देखते हैं, क्योंकि आगे चल करके मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में बेसिकली किस प्रकार का अंतर होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको इस चीज़ की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कि सामान्य बात है जो अपन पढ़ते हैं। किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था के बारे में अपन देखते हैं, चाहे अपन भारत की देखें, चाहे अमेरिका की देखें, चाहे ब्रिटेन की देखें, किसी की भी अपन देखते हैं, तो हमारे लिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते ये चीज़ भी बहुत ही नेसेसरी हो जाती है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में किस प्रकार का अंतर जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका अध्ययन भी अपन आज की इस क्लास में करेंगे। अपना पूरा प्रयास रहेगा कि इस अंतर को भी अपन जानने का प्रयास करें। लेकिन पहले अपन इस मंत्रिमंडल का जो प्रारूप है वो किस प्रकार से तैयार हुआ था, उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसका जो धरातल है वो किस प्रकार से बना था, उसकी चर्चा अपन यहाँ पे करते हैं। तो प्रारंभ में क्या था, प्रीवी काउंसिल थी। ये एक बहुत बड़े एक समूह था, अर्थात बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधित्व था इसमें। ये राजा को सलाह देने के रूप में अर्थात परामर्शदात्री संस्था के रूप में अपन इसको ले सकते हैं। इसकी जो कार्य प्रणाली थी ये व्यापक थी, प्रशासनिक जो कार्य प्रणाली थी ये व्यापक थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि इस प्रीवी काउंसिल, जो राजा जो सलाह लेता था, जो विचार विमर्श करता था, अब राजा ने क्या किया, इस प्रीवी काउंसिल के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों से पूरी प्रीवी काउंसिल के साथ उसने विचार विमर्श करना बंद कर दिया है। अब यहां वो कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों से विचार विमर्श करने लगा, यानी कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों से वो विचार विमर्श करने लगा, जिसके आधार पे जो महत्वपूर्ण जो सदस्य थे उसके अंदर उनकी जो भूमिका थी
वो बढ़ गई, उनकी जो शक्तियां थी वो बढ़ गई, उनके जो अधिकार क्षेत्र थे वो बढ़ गए। तो इस प्रकार से इस प्रीवी काउंसिल से कहीं ना कहीं अपन जब मंत्रिमंडल के उदय की जब अपन चर्चा करते हैं तो मंत्रिमंडल की जो जननी है, मंत्रिमंडल की जो जननी है वो प्रीवी काउंसिल को ही माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश संविधान में जो मंत्रिमंडल है उसकी जननी किसको माना जाता है, अर्थात मंत्रिमंडल का जो निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है, तो वो निर्माण किससे हुआ है, प्रीवी काउंसिल से हुआ है। इसलिए प्रीवी काउंसिल को मंत्रिमंडल की जननी कहा जाता है। प्रीवी काउंसिल की जो सदस्य संख्या थी वो व्यापक थी, अर्थात आकार में ये बड़ी थी, इसलिए जो राजा था वो कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों से विचार विमर्श करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए इसके पहले जो कार्यप्रणाली व्यापक थी, अब धीरे धीरे यहाँ से निकल करके ये कार्यप्रणाली अर्थात इसके अधिकार क्षेत्र कुछ लोगों तक ही सीमित रह गए थे। तो इस प्रकार वहां से अपने को मंत्रिमंडल जो है उसका उदय थोड़ा जो दिखाई देता है। और आगे चल करके अपन देखते हैं जो महत्वपूर्ण थे, इनको जो कबाल नाम दिया गया था, ये कबाल अर्थात ये 5 व्यक्ति थे। मैंने आपको बताया था चार्ल्स द्वितीय और प्रथम चार्ल्स द्वितीय जो थे उनके कार्यकाल में ये जो कबाल था ये प्रभावशाली हो जाता है। इसमें 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्तियों के जो नाम का जो प्रथम अक्षर है उसी के आधार पे इसका नाम रखा गया था। तो प्रथम अक्षर के आधार पे इनको जब जोड़ा गया तो इनका नामकरण जो हुआ वो हुआ कबाल के रूप में। तो इस प्रकार ब्रिटिश संविधान है उसमें मंत्रिमंडल का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। दूसरी ओर अपन को ये भी याद रखना है कि ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल जो है वो विकास का परिणाम है। किसका परिणाम है, विकास का परिणाम है। अब कैसे है, आप अपने आप से खुद इस तरीके का विचार कीजिए कि साहब ब्रिटिश संविधान में जो मंत्रिमंडल है वह विकास का परिणाम कैसे है। तो आपको ये पता होगा विकास का अर्थ इसका निर्माण एकाएक नहीं हुआ है, अर्थात कालक्रम के आधार पर धीरे धीरे इसका विकास हुआ है समय के साथ। और समय के साथ अपन ने देखा कि यहाँ पहले प्रीवी काउंसिल थी परामर्श देने के लिए, उसके बाद उसके कुछ महत्वपूर्ण सदस्य का एक समूह बना और उस समूह को ही अपन मंत्रिमंडल का नाम दे सकते हैं। अर्थात कहा जाता है कि वो जननी है, मंत्रिमंडल की जननी जो प्रीवी काउंसिल को माना जाता है। और यहाँ जो विकास है आगे चल करके चार्ल्स प्रथम और चार्ल्स द्वितीय ने जो उसके जो सलाहकार जो समिति थी उसमें से महत्वपूर्ण जो 5 व्यक्ति थे वो उन्हीं से सलाह लेने लगा। आप उदाहरण के तौर पे मान सकते हैं, मान लीजिए कि जो परामर्श समिति थी, ये परामर्श समिति परामर्श देती किसको थी, राजा को परामर्श देती थी। किसको देती थी, राजा को परामर्श देती थी। अब मान लीजिए इस परामर्श समिति में 50 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 50 सदस्य। एक अनुमानित अपने को एक मानना है कि लगभग हो सकते हैं इसमें कितने भी सदस्य, लगभग अपन इसके एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने का प्रयास करते हैं कि परामर्शदात्री जो समिति थी उसमें लगभग हो सकते हैं कितने भी सदस्य, अपन ने माना कि 50 सदस्य। अब राजा ने को सलाह देते हैं। अब राजा ने क्या किया कि इन 50 सदस्यों से एक साथ न बुला करके इनमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जैसे अपन ने यहाँ देखा था यहाँ 5 व्यक्तियों का समूह आता है, तो मान लीजिए 5 से 10 व्यक्तियों से सलाह लेना प्रारंभ कर दिया। यानी जब भी राजा को किसी भी विषय पे, किसी भी समस्या पे जब सलाह की आवश्यकता होती थी तो वह परामर्शदात्री के सभी सदस्यों को न बुला करके उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे उनको बुला करके राय मशवरा जो था या विचार विमर्श था वो कर लिया करता था। तो इस प्रकार से अब इन 50 सदस्यों में ये 5-10 व्यक्ति थे वो ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, वो राजा के ज़्यादा नज़दीक हो गए थे। और इसी प्रकार ये क्या है, धीरे धीरे अपन कहते हैं पहले 50 थे, 50 में से 5-10 पे आए, 10 बने, 10 से मान लीजिए 5 सदस्य बने। तो ये क्या है, विकास का परिणाम है। अर्थात धीरे धीरे पहले संख्या ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई और आगे चल करके उसी का नामकरण था वो मंत्रिमंडल कर दिया गया। तो इस प्रकार से भी अपन इसको समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल है वो विकास का परिणाम है और उसकी जो आधार है मंत्रिमंडल के निर्माण के, उसमें परंपरा और अभिसमयों का भी विशेष महत्व है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्व है। अर्थात मंत्रिमंडल के निर्माण में भी परंपराएं जो जिस प्रकार की बनी थी, ये परंपरा ही हो गई थी एक तरीके से कि राजा लंबे समय से पूरे सदस्यों को एक साथ न बुला करके कुछ एक सदस्यों को बुलाने लगा। तो इस प्रकार एक परंपरा सी बन गई कि राजा जो है विशेष प्रकार की जो परामर्श है
सलाह है वो कुछ एक व्यक्तियों से ही ले रहा है, इस प्रकार एक परंपरा का प्रचलन हो गया था। तो इस प्रकार आगे चल करके इसमें मंत्रिमंडल का निर्माण हो गया और पूरी प्रीवी काउंसिल के जो सदस्य हैं उसको अपन मंत्री परिषद भी कह सकते हैं, जो आगे चल करके मैं आपको समझाऊंगा। आगे देखते हैं आप कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है, इस ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक जो मान्यता है वो कब मिली थी, यानी आपको यहाँ पे किस किस प्रकार के सवाल जो है वो देखने हैं, किस प्रकार से आपको इसको समझना है। सबसे पहली चीज नंबर 1, सबसे पहला सवाल, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जननी किसको कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? प्रीवी काउंसिल को। प्रीवी काउंसिल को मंत्रिमंडल की जननी कहा जाता है। दूसरा सवाल, पहला तो हो गया कि इस मंत्रिमंडल का निर्माण किससे हुआ है? प्रीवी काउंसिल से। तो प्रीवी काउंसिल को मंत्रिमंडल की जननी कहा जाता है। दूसरी ओर आता है कि इस मंत्रिमंडल का जो प्रभाव था, ये उदय के रूप में जब अपन देखते हैं, बेसिकली इसका नामकरण जब अपन करते हैं तो यहां देखते हैं कबाल को, इसका नाम देख सकते हैं आप, कबाल को आगे चलकर मंत्रिमंडल कहा जाने लगा। यानी कि अपन मान सकते हैं, इस चीज को देख सकते हैं कि जो कबाल है ये 5 व्यक्तियों का एक समूह था जो राजा को परामर्श देता है। आगे चल करके इन्हीं 5 व्यक्तियों का जो एक छोटा समूह था, इसी के आधार पर मंत्रिमंडल जो है उसका निर्माण हुआ, उसे मंत्रिमंडल कहा जाने लगा। तीसरी चीज महत्वपूर्ण है, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है इसका निर्माण हुआ है या विकास हुआ है? तो मैंने आपको बता दिया है, अब इस आधार पे आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल का विकास हुआ है। अर्थात पर कैसे मंत्रिमंडल विकास का परिणाम है, इस प्रकार से आपको इन चीजों को समझना है कि मंत्रिमंडल है वो विकास का परिणाम है। दूसरी ओर आता है कि ब्रिटिश संविधान में इस मंत्रिमंडल को वैधानिक मान्यता कब मिली? तो ब्रिटिश संविधान में इसको वैधानिक मान्यता जो थी वो 1937 के क्राउन मंत्री अधिनियम से वैधानिक मान्यता मिली। समझ गए मेरी बात को? यानी अपने लिए यहां इस मंत्रिमंडल के बारे में अपन जो अध्ययन कर रहे हैं, उस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने को यहां से क्या क्या सीखना है, उसकी अपन यहां पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये 4 चीजें जो है वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके सामने यहां निकल करके आ रही हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है उसके बारे में जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, उसमें इसकी जननी है वो प्रीवी काउंसिल को कहा जाता था। प्रारंभ में राजा को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए प्रीवी काउंसिल होती थी और फिर आगे चल करके प्रीवी काउंसिल के सभी सदस्यों से सलाह न लेकर के कुछ एक विशिष्ट सदस्यों से राजा जो है वो सलाह लेने लगा था, परामर्श लेने लगा। इसके बाद आगे चल करके कबाल नाम के जो 5 व्यक्तियों का एक समूह बना था जो राजा को सलाह देता था, उसी के आधार पे आगे चल करके उसे मंत्रिमंडल कहा जाने लगा। और मंत्रिमंडल है उसका निर्माण नहीं, ये विकास का परिणाम था, एकाएक नहीं हुआ, समय के साथ धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। और मंत्रिमंडल को जो वैधानिक मान्यता है वो 1937 के क्राउन मंत्री अधिनियम के आधार पे प्रदान की गई थी। और कबाल का जो उदय था ये मैंने आपको उसके विकास के चरण में मैंने पहले ही बता दिया था। चार्ल्स द्वितीय का जो काल था उस काल में हुई थी। और यहाँ ये जो कबाल है
ये 5 व्यक्तियों का एक समूह था जो पहले अपन इस चीज़ को स्पष्ट कर चुके हैं, जो राजा को सलाह देता था, विश्वास पात्र लोग थे और उसी के आधार पे इसमें इसकी सलाह मिलने लगी थी। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, आप इसको अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल है उसकी और क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। आगे चल करके अपन इसकी नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं, उनकी जो नेक्स्ट जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे भी। दूसरी चीज आते अपन देखते हैं कि मंत्रिमंडल जो है वो संसद के प्रति, इसकी जो विशेष बात है वो है संसद के प्रति उत्तरदायी। अब देखिए संसद के प्रति उत्तरदायी कैसे होता है, इसका क्या अर्थ निकलता है। अर्थात अपन वर्तमान जो मंत्रिमंडल की चर्चा करते हैं तो ये किसके सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। और संसद के सदस्य होने के नाते ये अपने प्रत्येक कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होंगे भैया, संसद के प्रति। यानी जब किसी वस्तु का निर्माण किसी चीज से होता है वह उसी के प्रति क्या हो जाती है, उत्तरदायी हो जाती है। तो यहां ये जो मंत्री है ये संसद के सदस्य हैं, इन्हीं में से बनते हैं, संसद के सदस्यों में से ही मंत्री बनाए जाते हैं। तो निश्चित तौर से अपने कार्य के लिए ये किसके प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। लेकिन अब व्यवहार में जब इसको देखते हैं तो यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है लोक सदन, क्योंकि बेसिकली ये लोक सदन के सदस्य हैं और लोक सदन के सदस्य होने के कारण ये लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समझ गए मेरी बात को। लोक सदन का अर्थ अपन यहाँ ले सकते हैं कॉमन सभा। ब्रिटेन में कॉमन सभा है वो लोक सदन है और लॉर्ड सभा है वो उसका उच्च सदन है। तो यहाँ कॉमन सभा ले सकते हैं, क्योंकि आगे चल करके अपन प्रधानमंत्री की चर्चा करेंगे तो प्रधानमंत्री जो है वो किसका सदस्य होता है, कॉमन सभा का। ये कॉमन सभा का सदस्य होता है जो अपने शासन प्रशासन का कार्य चलाने के लिए अपने एक मंत्रिमंडल का निर्माण वह करता है। तो यहाँ हो गया संसद के प्रति उत्तरदायी। इसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है मंत्रिमंडल के बारे में वो भी महत्वपूर्ण है और वो इस आधार पे देखते हैं एक दलीय मंत्रिमंडल। एक दलीय मंत्रिमंडल। अब आप एक दलीय मंत्रिमंडल से आप क्या समझते हैं, देखिए आप इसमें एक दलीय मंत्रिमंडल यानी कि अनेक दल हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जब अपन मंत्रिमंडल की चर्चा करते हैं तो एक दलीय मंत्रिमंडल का जो प्रभाव है वो 1696 से अपने को दिखाई देता है। ब्रिटिश संविधान के अंदर 1696 के बाद एक दलीय जो मंत्रिमंडल है उसका निर्माण होने लगा, उसी को मंत्रिमंडल कहा जाने लगा। अब एक दलीय एक मतलब होता है, मान लीजिए कि ये कोई ए दल है, ये कोई बी दल है और ये कोई सी दल है। अब यहाँ इसके भी मंत्री बनेंगे, इसके भी बनेंगे, इसके भी बनेंगे। तो यहाँ ये एक दलीय नहीं हो सकते, उनकी विचारधारा एक नहीं हो सकती और उनकी कार्य प्रणाली भी एक नहीं हो सकती। तो इस प्रकार यहाँ कार्य के अंदर एक प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि द्वंद्व की स्थिति देखने को मिलती थी। प्रारंभ में ब्रिटिश संविधान की अपन जब चर्चा करते हैं तो ये देखने को भी आता है कि प्रारंभ में इस प्रकार के एक दलीय मंत्री नहीं बनते थे, अलग अलग दल के मंत्री होते थे। लेकिन 1696 के बाद जो है ब्रिटिश संविधान में एक दलीय मंत्रियों का जो प्रभुत्व है वो अपने को दिखाई देने लगा था। अब जब जो मंत्री बनते हैं वो एक ही दल के सदस्य होते हैं, एक ही विचारधारा के लोग होते हैं। तो यहाँ एक दलीय का मतलब ये है कि जितने भी मंत्री हैं वो सारे के सारे एक ही दल के सदस्य हैं। तो इस प्रकार इसको एक दलीय मंत्रिमंडल के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना होगी, अब आपको पता होगा जो मंत्री है, मंत्रिमंडल जो है उस मंत्रिमंडल का जो प्रतिनिधित्व है अर्थात उसका जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता है। आप अपने देश की जो शासन व्यवस्था उसके रूप को देख सकते हैं। तो जो मंत्री हैं, ये मान लीजिए जो जितने भी मंत्री हैं उनका एक मुखिया भी होता है, ऐसा जिसको अपन बोल सकते हैं प्रधान। यानी मंत्रियों में जो प्रधान है उनका जो मुखिया है उसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। तो यहां इसकी एक विशेषता और बन जाती है
प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, अर्थात मंत्रिमंडल जो है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। वह अपने सुविधा के लिए, अपने प्रशासन का अच्छी तरीके से संचालन करने के लिए अपनी एक टीम तैयार करता है और उस टीम को मंत्रिमंडल के रूप में देखा जाता है। उस टीम का जो कप्तान है, उसका जो लीडर है, मुखिया है, उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर वो अपन किस प्रकार से करते हैं, देखते हैं। अपने पास दो शब्द लिखे हुए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। अब देखिए आपके सामने सवाल उभर के आ रहा है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में किस प्रकार का अंतर होता है, किस आधार पे किया जाता है। हमने तो आज तक जो भी सुना है केवल इतना ही सुना है कि एक ही चीज होती है, मंत्रिपरिषद कह दो या मंत्रिमंडल कह दीजिए। ऐसा नहीं होता है। अब देखिए जो मंत्रिपरिषद है इसको जब अपन आकार के आधार पे देखते हैं, आकार के आधार पे अंतर, आकार के आधार पर अंतर। तो यहां आकार यानी जो ये मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद का आकार जो होता है वो बड़ा होता है। आकार में मंत्रिपरिषद क्या होती है? बड़ी होती है। और मंत्रिमंडल के आकार की जब चर्चा करते हैं तो मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है? छोटा होता है। यानी अपने यहां लिख सकते हैं मंत्रिपरिषद बड़ी और ये मंत्रिमंडल छोटी, आकार के आधार पे। अब देखिए मान लीजिए मंत्रिपरिषद में 50 से लेकर के 60 सदस्य हैं। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हैं? 50 से 60 व्यक्ति सदस्य हैं। तो मंत्रिमंडल में लगभग ये मान के चलिए कि कम से कम सदस्य हैं 10 से लेकर के 15 सदस्य, यानी जो महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसमें अपन देख सकते हैं मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, सचिव, इस प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं। और इसमें जो है वो केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? कैबिनेट सदस्य। अब आपको समझ में आ गया, आकार के आधार पर जब अपन अंतर करते हैं तो मंत्रिपरिषद आकार में बड़ी होती है, इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, सचिव सब शामिल हो जाते हैं। जबकि जो मंत्रिमंडल की अपन चर्चा करते हैं इसमें केवल और केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। अब देखिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हो सकते, कुछ एक व्यक्ति हैं। यानी सभी सदस्य की बात करें तो इसमें 50-60 सदस्य हैं, जबकि यहां इसमें सदस्य कितने हैं? 10 से 15। तो यहां इसके सभी सदस्य इसके सदस्य नहीं हो सकते। कहने का तात्पर्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य कैबिनेट के सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन अपन दूसरी ओर इसका उल्टा करें तो कैबिनेट के सभी सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं, होते हैं। यहां मैंने नाम लिखा है कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण जो योजनाएं, महत्वपूर्ण जो नीतियां हैं, उन पे विचार विमर्श करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा अपन दूसरा अंतर करते हैं स्थिति के आधार पे। ये तो आकार के आधार पे, स्थिति के आधार पे यानी कार्य की भूमिका के आधार पे अपन इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए स्थिति के आधार पे ये अंतर हो गया, ये पहला अंतर कर दिया। ये दूसरा अंतर है स्थिति यानी वास्तविक स्थिति की अपन चर्चा करते हैं। निर्णय लेने के लिए, शक्ति का प्रयोग करने के लिए ज्यादा पावरफुल कौन है? तो ऐसी स्थिति में जब अपन देखते हैं तो मंत्रिपरिषद की जो स्थिति होती है वो कमजोर होती है। मंत्रिपरिषद की जो स्थिति है वो कमजोर होती है और मंत्रिमंडल की जो स्थिति होती है वह शक्तिशाली के रूप में होती है। यानी कि महत्वपूर्ण जो नीतियां हैं, महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, उनमें जो निर्माण है, प्रधानमंत्री भी क्या करता है
जब किसी भी विषय पे कोई सलाह लेनी होती है तो वह अपने इसमें जो महत्वपूर्ण जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उन्हीं से विचार विमर्श करता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के सामने उसकी चर्चा नहीं करता है। तो इस प्रकार स्थिति है वो ज्यादा शक्तिशाली के रूप में मंत्रिमंडल की होती है। समझ गए मेरी बात को? और एक चीज और देखते हैं वेतन के आधार पे। वेतन के आधार पे तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जितना वेतन मिलता है उससे कहीं ज्यादा वेतन है वो मंत्रिमंडल के जो होते हैं, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, उनको दिया जाता है। इसके अलावा चौथी स्थिति अपन लेते हैं कार्य के आधार पे। और कार्य के आधार पे जब अपन अंतर करते हैं तो जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं अर्थात मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो किसी ना किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं, किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष होने के नाते इसकी इनकी जो स्थिति है वो ज्यादा पावरफुल है। और जब हम मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो इनके अधीन कार्य करते हैं। तो इस आधार पे कार्य में देख लीजिए यहां निर्णय जो होता है उनमें प्रभावशाली भूमिका कैबिनेट की होती है, क्योंकि कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होते हैं। और मंत्रिपरिषद है इसके जो सदस्य हैं, राज्य मंत्री है, उपमंत्री है, सचिव है, ये सारे के सारे कैबिनेट के अधीन कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा आज की इस क्लास में अपन ने पढ़ने का प्रयास किया, मंत्रिपरिषद को लेकर के चर्चा की थी। इसके अलावा मंत्रिपरिषद में एक चीज और आती है ब्रिटिश संविधान के अंदर, वो आता है इसका जो स्वरूप की अपन चर्चा करते हैं, साझा मंत्रिमंडल, युद्ध मंत्रिमंडल, और एक आता है छाया मंत्रिमंडल, और एक आता है आंतरिक मंत्रिमंडल। इस प्रकार की स्थिति था। जब स्वरूप की चर्चा करते हैं तो ब्रिटिश संविधान के अंदर अपने को इस प्रकार के मंत्रिमंडल का स्वरूप भी दिखाई देता है। साझा मंत्रिमंडल की जब चर्चा करते हैं तो अपन इसमें पाते हैं कि जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो ऐसी स्थिति में कई राजनीतिक दल जो है वो मिलकर के सरकार का संचालन करते हैं, और उस समय जो मंत्री बनते हैं वो विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलकर के बनते हैं, उसको साझा मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसके अलावा ब्रिटेन में एक विशेषता और भी है कि वहां जब भी राष्ट्र में किसी प्रकार की विपत्ति आती है तब राष्ट्रीय एकता के लिए सभी दल एक होकर के उस विपत्ति से निपटने के लिए भी एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, उसको भी साझा मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा है युद्ध मंत्रिमंडल। इसमें क्या होता है, जब युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो इसमें कुछ एक जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी एक समिति बना दी जाती है, जो क्योंकि युद्ध जैसी परिस्थितियों में जो निर्णय है वो तीव्र गति के साथ लेने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस समिति के जो सदस्य होते हैं वो किसी विभाग के अध्यक्ष नहीं होते हैं, वो केवल और केवल युद्ध से संबंधित जो नीतियां हैं उन पे किस प्रकार की कार्य योजना बनेगी उस पे निर्णय लेंगे, उस मंत्रिमंडल को युद्ध मंत्रिमंडल कहा जाता है। और एक होता है आंतरिक मंडल, जो मंत्रिमंडल होता है वो सरकार की कार्य प्रणाली के लिए कुछ एक लोगों का जो सदस्य होते हैं उनका एक समूह बनाया जाता है, जो सरकार की संपूर्ण जो रूपरेखा होती है उसकी संपूर्ण संरचना का अध्ययन करते हैं, कहाँ कमियां हैं, कहाँ ज्यादा अपन को और ज्यादा प्रयास करने हैं, इस प्रकार की चीजों के लिए एक आंतरिक मंत्रिमंडल बनाया जाता है। और अंतिम है छाया मंत्रिमंडल। ये छाया मंत्रिमंडल जो होता है वो विपक्ष के द्वारा बनाया जाता है, और इस विपक्ष के द्वारा जो छाया मंत्रिमंडल बनाया जाता है इसको भी 1937 का जो क्राउन मंत्री अधिनियम आया था उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसको मान्यता मिल गई है। ये विपक्ष के द्वारा बनाया जाता है जो सत्ता पक्ष पे अपनी नजर रखता है। तो इस प्रकार ब्रिटिश संविधान के अंदर अपने को इस प्रकार के मंत्रियों के स्वरूप भी देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में अपने ब्रिटिश संविधान से संबंधित जो मंत्रिमंडल था उसके बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक अर्थात प्रधानमंत्री को लेकर के चर्चा जो रहेगी अपनी वो अगली क्लास में रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।